हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और हम यहाँ पर हल करवा रहे हैं आपको 2023 का सेट नंबर 3 जो कि डीएक्स इसका कोड है। और ये अग्रवाल अनसॉल्व्ड बोर्ड पेपर से लिया गया है, जो लेटेस्ट बोर्ड पेपर है उससे लिया गया है ये। तो देखिए, ये एक इस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक मैंने हल करवा दिए थे पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लीज़ उसको पहले देखें। और आज हम यहाँ पर हल करवा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक के इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या दे रखा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है और त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, दो समरूप त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। तो देखिए, पहला यहाँ लिखते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज 1 बटे क्षेत्रफल त्रिभुज 2, यानी पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये हमें अनुपात दे रखा है इनका 16:25, यानी 16/25। तो त्रिभुजों की संगत भुजाओं में अनुपात हमें निकालना है। तो क्या होता है, जो क्षेत्रफल होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहां लिखेंगे संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात, और इसका हम कर देते हैं स्क्वायर। तो देखिए, अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा, अंडर रूट आएगा। तो 16/25 ये हो जाएगा। अब अंडर रूट 16/25 का मतलब 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल 5। तो 4:5 ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी वाला हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा इसमें। देखिए, यहां पर हमें दे रखा है 4:5। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि चित्र में, ये एक चित्र दे रखा है, इस चित्र में ए बी क्या है, 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा 3 सेंटीमीटर है। और ए सी हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर, बी डी 2 सेंटीमीटर है और डी सी 4 सेंटीमीटर है। हमें कोण बी ए डी और सी ए डी का अनुपात निकालना है। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। एक त्रिभुज देखिए हमने यहां पर बनाया, जो चित्र में हमें दे रखा है प्रश्न में, ए बी और ये सी है। और ये एक त्रिभुज पे ये भुजा दे रखी है ए डी। तो यहाँ देखिए, इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर, ये ए सी है 6 सेंटीमीटर, बी डी है 2 सेंटीमीटर और डी सी है 4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है कोण बी ए डी, यानी कि ये वाला एंगल, कोण बी ए डी ये। और कोण, दूसरा कोण दे रखा है सी ए डी, यानी ये वाला कोण सी ए डी। इनका अनुपात निकालना है, अनुपात इसका हमें निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान दीजिए इस पर। देखिए, इस वाले त्रिभुज में ये कोण बी ए डी अगर हम x मान लें, क्या मान लें, x, बी ए डी, इसको हमने x मान लिया। और कोण सी ए डी ये वाला एंगल, ये हम y मान लेते हैं, y मान लिया हमने। तो दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो कोण होता है उसी के सामने क्या होता है, लंब होता है। ट्रिग्नोमेट्री का इसमें हम प्रयोग करेंगे। तो ये लंब हो गया, सामने वाली भुजा लंब, और ये हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण वाला फार्मूला क्या होता है, साइन का होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन x बराबर, इस वाले त्रिभुज में लेके चल रहे हैं, साइन x बराबर क्या हो गया, लंब 2 हो गया और कर्ण क्या हो गया, 3 हो गया। तो लंब हो जाएगा हमारा, देखिए 3, लंब है 2 और कर्ण है 3। इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब उसी तरह से अगर हम इस वाले त्रिभुज में लेकर चलें, क्योंकि 1 नंबर का सवाल है तो हर चीज़ हमें लगा के दिखाना नहीं है, सिर्फ हमें अपना आंसर निकालना है। तो वही मैं भी कर रहा हूँ। तो साइन y बराबर लंब, देखिए
कोण के सामने ये लंब हो गया और कर्ण इसके लिए ये हो जाएगा। तो साइन y बराबर ये 4/6 लंब बटे कर्ण, तो ये 4/6, तो इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो ये भी 2/3 ही आया है। और हमें इन दोनों कोणों का क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो देखिए ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है, दोनों बराबर हैं, यानी कि 1:1 का अनुपात इसमें हमारा आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं 1:1 दोनों बराबर होने चाहिए, तो 1:1 ये हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 4 हैं अलग अलग हैं, यहाँ भी 3 6 अलग अलग हैं, 6 3 ये भी अलग अलग हैं, लेकिन ये 1 और 1 है, यानी कि यही बराबर है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि साइन 31 डिग्री बटे कॉस 59 डिग्री का मान हमें बताना है। ठीक, तो देखिए साइन 31 डिग्री है, ये इसको हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, साइन 31 डिग्री बटे कॉस। अब 59 डिग्री को हम चेंज कर देते हैं, तो 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे हम इसको, तो 90 से ये कितना कम है, देखिए 90 से आप 31 ऊपर वाला घटा दीजिए, 31 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 31 बटे कॉस 90 माइनस थीटा। एक फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस यहाँ थीटा के यहाँ क्या है 31 है, तो यहाँ आ जाएगा साइन 31 डिग्री। तो ऊपर साइन 31 और नीचे भी साइन 31, दोनों जगह साइन 31 है, तो ये कैंसिल होके क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो सी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक चित्र दे रखा है बिंदु O। बिंदु O को बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। तो अवनमन कोणों की माप हमें निकालनी, ये चित्र बना रखा है इन्होंने, तो चलिए हम इसको पहले बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, और ये हमारा एक चित्र इस तरह से बना है। ये पॉइंट है O और ये A और ये P, ये B। देखिए ये एंगल उन्होंने दे रखा है 45 डिग्री का, और ये वाला दे रखा है 60 डिग्री का। ये पॉइंट Q है। तो हमें बिंदु O को, ये वाला बिंदु है, और इन बिंदुओं से देखने पर, A और P से देखने पर अवनमन कोण जो बनेंगे वो हमें बताने हैं। अवनमन कोण की माप बतानी है। और अवनमन कोण कहाँ बनता है भाई, अवनमन कोण ऊपर बनता है। देखिए इस तरह से समझिए, ये Z है, ऊपर से हमने देखा तो ये कोई पॉइंट है नीचे, तो यहां पर बनेगा उन्नयन कोण, और हम नीचे हैं और ऊपर कोई बिंदु रखी है, तो हमारी जो नज़र है वो ऊपर रखी बिंदु पर अवनमन कोण बनाती है, अवनमन कोण। और ये दोनों ही कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए बिंदु A से हमने O को देखा, तो यहाँ पर उन्नयन कोण, भाई नीचे क्या बनता है, उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री, लेकिन हमसे पूछा जा रहा है अवनमन कोण। तो जितना उन्नयन बन रहा है उतना ही ऊपर यहाँ पे क्या बनेगा, अवनमन भी उतना ही बनेगा। ए से देखने पर अवनमन कोण क्या रहेगा, 45 डिग्री रहेगा। अब देखिए बिंदु P से देखने पर O पर क्या बन रहा है, ये अवनमन कोण उन्होंने यहाँ 60 डिग्री दिखाया, तो ये तो अवनमन कोण ही दिखा रखा है, तो ये तो हम 60 डिग्री ही लिखेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, 45 डिग्री और 60 डिग्री वाला। तो ये विकल्प में सी हमें दे रखा है, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो देखते हैं इसको क्या है। देखिए एक वृत्त है, वृत्त की परिधि
परिधि बराबर है उसके क्षेत्रफल के, वृत्त के क्षेत्रफल के। तो ये सवाल में ही हमसे कहा गया है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, समान हैं। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। हमें यहाँ पर त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए 1 पाई से 1 पाई गया, r की घात 2 का मतलब है यहाँ पर r कितने हैं, 2 हैं, तो 1 r से 1 r हम कैंसिल कर देते हैं। तो r बराबर अब हमारे पास क्या है, 2 है। तो त्रिज्या जो होगी वो 2 मात्रक होगी, यानी कि विकल्प ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विकल्प ए क्या है, ये 2 मात्रक है, तो यही हमारा सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं 9 मीटर गुणा 8 मीटर गुणा 2 मीटर है, ये लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं। इस प्रकार बने घनों की संख्या हमें बतानी है कि कितने घन बन जाएंगे। तो देखिए सवाल क्या है, एक बार इसको समझते हैं चित्र के माध्यम से। घनाभ आप जानते ही होंगे, ऐसा डिब्बा जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग हो। तो एक हम डिब्बा यहां पर बनाते हैं। देखिए ये घनाभ हो गया, ठीक। ईंट जो होती है वो घनाभ के आकार की होती है। तो इसकी लंबाई हमें दे रखी है विमाएं यानी कि 9 मीटर, ये लंबाई हो गई। ये चौड़ाई हमें दे रखी है 8 मीटर और ये ऊंचाई दे रखी है 2 मीटर। अब इसको पिघलाकर, इस घनाभ को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं, यानी इसको पिघलाकर छोटे छोटे घन बनाए गए हैं। घन का मतलब ऐसा डिब्बा जो हर तरफ से बराबर हो, जैसे लूडो का पासा क्या होता है, बराबर होता है, ये घन है। और इस घन की हर भुजा 2 मीटर की है, यानी इसकी लंबाई भी 2 मीटर, चौड़ाई भी 2 मीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी 2 मीटर। अब यहां पर यह समझिए कि ये जो घनाभ था इसको पिघलाकर ही ये इस प्रकार के कई ये सारे जो घन जो हैं बनाए गए हैं। तो मतलब इसमें जो मटेरियल लगा है घनाभ में, उतना ही मटेरियल इन सभी घनों को बनाने में लगा होगा। तो यहाँ पर क्या है, आयतन बराबर होंगे। क्या होंगे, आयतन बराबर होंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं घनाभ का आयतन। एक चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जा रही हो तो आयतन हमें बराबर करने हैं। तो लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर n घनों का आयतन। हम मान लेते हैं कि माना ये जो घन बने हैं उनकी संख्या कितनी है, n है। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, n घनों के आयतन के बराबर होगा, n घनों का आयतन। अब हम फार्मूला लगा देते हैं इनका। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब, n गुणा भुजा क्यूब। तो देखिए लंबाई घन की क्या है, 9, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 2। तो यहाँ लिख देते हैं 9 गुणा 8 गुणा 2। और n गुणा भुजा, देखिए घन की भुजा क्या है, 2 मीटर है। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे क्योंकि भुजा का क्यूब है, तो इसका भी हम क्यूब कर देते हैं। तो 9 गुणा 8 गुणा 2 बराबर n गुणा 2 का क्यूब क्या हुआ, 8 हुआ। 2 के 3 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 8 से 8 हमारा कैंसिल, तो 9 दूनी कितने हो गए, 18। यानी कि n बराबर क्या होगा, पलट के लिख देते हैं, n को इधर कर दिया, ये 18 जो है वो इधर कर देते हैं। यानी कि जो घन हमारे बनेंगे वो कितने होंगे, घनों की संख्या क्या होगी, 18 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, 18 है। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17। यहां पर हमें एक टेबल दे रखी है, सारणी दे रखी है और इसमें वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है और हमें इसका माध्य निकालना है। अगर केवल माध्य भी कहे तो समांतर माध्य ही आपको निकालना है। तो चलिए इस टेबल को हम बनाते हैं। यहाँ पर वर्ग अंतराल हमें दे रखा है यानी क्लास इंटरवल,
और फिर दूसरा कॉलम होगी बारंबारता का, तो इसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमें दे रखी हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हमें टेबल में दे रखा है। और उसी तरह से इनकी बारंबारताएं दे रखी हैं 4, 5, 6, 4, 1। अब देखिए, इसको निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, हम पहले मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु इसका वर्ग अंतराल का होता है। तो पहले हम x निकालते हैं। तो x कैसे निकालेंगे, ये निम्न सीमा होती है और इधर वाली ये उच्च सीमा कहलाती है। तो हम दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, और 10 का आधा कितना हुआ, 5। तो मध्य बिंदु क्या आया, 5। उसी तरह से 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा 15, 30 और 20 कितने हो गए, 50 हो गए, 50 का आधा 25, 40 और 30 70, 70 का आधा 35, 50 और 40 90 और 90 का आधा 45। तो इस तरह से ये हमारे मध्य बिंदु निकल आए। अब अगला कॉलम हम क्या बनाते हैं, एफ एक्स का, यानी एफ और एक्स की हम गुणा करेंगे, एफ गुणा एक्स। तो एफ और एक्स की गुणा कर लीजिए, तो 4 पंजे 20, 15 पंजे 75, 25 की 6 से 25 छंग 150, 35 चौक 140 और 45 एकम 45। देखिए, अब हमें फार्मूला क्या होता है समांतर माध्य का। समांतर माध्य का फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये हमारा फार्मूला होता है, यानी हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए। सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये जो एफ एक्स हमने निकाला है इसका टोटल, सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल। तो जब आप इनको सभी को जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 430। और हमें सिग्मा एफ का भी टोटल, इस एफ का भी टोटल चाहिए, तो इसके टोटल को लिखते हैं सिग्मा एफ। ये हमारा आएगा 20। तो यहाँ फार्मूले में मान रख देते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा निकल के आया 430 और सिग्मा एफ निकल के आया 20। तो एक जीरो से एक जीरो उड़ाएंगे, 43 को 2 से भाग कर देंगे, और 43 को 2 से जब हम भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21.5। यानी कि ये विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सी वाला, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो देखिए, विकल्प नंबर सी हमें यहाँ पर दे रखा है, देखिए ये है 21.5। अब देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है, यदि दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 है तो माध्यिका क्या होगी। देखिए, हमें समांतर माध्य और बहुलक दे रखे हैं, माध्यिका निकालनी है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, तो उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए, फार्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब जो हमें दे रखा है वो हम लिख देते हैं। तो समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः हमें दे रखे हैं 28 और 16। तो समांतर माध्य, माध्य के नीचे हम 28 लिख देते हैं, ये हमें दे रखा है, ये फार्मूले वाला 2 है ही। माध्यिका हमें निकालनी है, तो 3 माध्यिका है, ये हम ऐसे लिख देते हैं। और बहुलक यहाँ पर हमें दे रखा है 16, 16 में दे रखा है। तो अब देखिए, 16 बराबर 3 माध्यिका माइनस, गुणा करेंगे 2 की 28 से, तो 2 अट्ठे 16 6, 2 दूनी 4 5, 56 हो गया। 56 को हम लाएंगे गिनती को गिनती की तरफ, देखिए इधर है तो इसको इधर लाएंगे 16 की तरफ, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 16 प्लस 56 बराबर, इधर ये 3 माध्यिका हमें ऐसे ही लिख देंगे। देखिए 16 और 56 कितने हो गए, 6 6 12 के 2, 5 और 6 और 1 7, 72 हो गए। 72 बराबर 3 माध्यिका। अब ये 3 कहाँ आएगा, माध्यिका के साथ गुणा में है तो ये बटे में आएगी। हम चाहें तो ऐसे ही इसको काट सकते हैं। तो 72 को हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि हमारा आंसर आएगा 4, 24। तो माध्यिका हमारी यहाँ पर निकल के आई है कितनी, 24। तो यानी कि विकल्प नंबर इसमें हमारा सी वाला एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर हमें दे रखा है माध्यिका सी जो है वो क्या है, 24 है। तो यही हमारा सही जवाब हो गया।
अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। इसमें केवल बहुलक वर्ग बताना है, तो ये तो आप ऐसे ही बता सकते हैं। देखिए बहुलक वर्ग बताने के लिए आपको सबसे बड़ी बारंबारता देखनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी बारंबारता क्या है? 8, और 8 के सामने वाला ही, ऊपर वाला ही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, जो कि है 3 से 5। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 20 में? निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यिका वर्ग पूछा है। तो माध्यिका वर्ग हमें निकालने के लिए हमें इसकी संचयी बारंबारता भी निकालनी पड़ेगी। तो चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है और यहाँ पे हमें वर्ग अंतराल दे रखा है CI और यहाँ दे रखी है बारंबारता। फिर हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। तीसरा कॉलम हमारा बनेगा संचयी बारंबारता का। देखिए बारंबारता यहाँ पर हमें वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये हमें दे रखा है। इसके बाद हमें बारंबारता यहाँ पर दे रखी है 4, 5, 13, 20 और 8। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? देखिए संचय करना, संचय का मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए ये 4 है बारंबारता, 4 के 4 आप यहाँ उतार दीजिए, फिर 4 में अगला वाला 5 जोड़ दीजिए, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में 13 जोड़ेंगे तो ये 22 आएगा, 22 और 20 42 हुए, 42 और 8 कितने हो गए? 50 हो गए। तो ये 50। दूसरी तरफ हम इसे भी जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 3 12, 12 और 8 20 का 0, हाथ से लगे 2, तो 2 और 1 3, 2 5। जो संख्या हमारी यहाँ पर आई है और वही हमारा यहाँ पर इस बारंबारता का टोटल भी होना चाहिए। अगर कुछ डिफरेंस आता है तो इसका मतलब आपसे कुछ गलती हो गई। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इस n का हमें आधा लेना है। तो n का आधा करेंगे हम, n को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। 50 का आधा हुआ 25। अब ये 25 देखिए संचयी बारंबारता किस में जाएगा? देखिए 22 में तो आएगा नहीं, क्योंकि 22 25 से छोटा है। 42 के अंतर्गत हमारा 25 आ जाएगा। ये जो 25 है वो कहाँ आएगा? संचयी बारंबारता 42 के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस पूरे को आप बॉक्स में बंद कर दीजिए, इस वाले वर्ग को 42 के सामने पूरा ले लीजिए ये। तो देखिए यहाँ पर हमारा माध्यक वर्ग क्या होगा? ये 30 से 40 होगा। ठीक, तो माध्यक वर्ग हमारा क्या रहेगा? 30 से 40 रहेगा और ये विकल्प नंबर हमारा बी वाला जो है वो ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए 30 से 40 बी वाला। ठीक, तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों में शेयर कीजिए ताकि वो अपने बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।